नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 19 सितंबर 2024 और आज के जो न्यूज़पेपर्स उनके अंदर कौन कौन सी न्यूज़ है हम उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आज ऐसा कोई स्पेशल डे है नहीं तो जिसके बारे में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़े तो हम उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में आपने ये वाली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बार देखी होगी, हर न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है। लिखा क्या है कि जो साइमल्टेनियस पोल्स है ना, उनका जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया उस प्रपोजल को। देखो होता क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब ये है कि जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, राज्यसभाओं के इलेक्शन होते हैं, विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं, तो जो आपका लोकसभा और जो विधानसभा है यानी कि हाउस ऑफ द पीपल और जो आपका स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन वो सारे क्या होने चाहिए, साइमल्टेनियस होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। जैसा कि ब्रिटेन आपके यूके उसमें यूएसए में होता है, अमेरिका में होता है। होता क्या है, बेसिकली 3 कमरे बने होते हैं। एक कमरे में आप गए, आपको किसके लिए उसमें वोट डालना वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। ठीक है, आपने इलेक्टोरल कॉलेज के लिए आपने वोट डाला। उसके बाद आप सेकंड में गए, आपने उसके बाद सीनेट के लिए वोट डाला। फिर आप तीसरे में गए, आपने स्टेट्स के लिए वोट डाल दिया। तो सिंपल क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना समझ लो कि एक देश एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। वेदर आप कहो कि लोकसभा की इलेक्शन हो या फिर आप कहो कि आपके स्टेट असेंबली के विधानसभाओं के इलेक्शन हो, सारे क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, एक दिन होने चाहिए। तो ये जो प्रपोजल था, देखो इसकी 2 चीजें हैं, इसके बेनिफिट भी हैं, इसके नुकसान भी है। इसका बेनिफिट ये है कि पैसा बचेगा। इलेक्शन कमीशन कभी ना कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, अभी जम्मू में कुछ दिन बाद 5 सितंबर से 5 अक्टूबर से हरियाणा में कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाता रहता है, तो टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात, उनका पैसा वेस्ट होता है बहुत सारा अलग अलग टाइम पर। अब एक साथ जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे तो साथ के साथ में क्या होता है, एक मशीन और लगा दी गई और उसके साथ किसके करवा लिए, असेंबली के भी करवा लिए, तो पैसा बचता है, टाइम बचता है। ठीक है, लेकिन एक नुकसान सबसे बड़ा क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो लोकल पार्टीज है ना, उनको ये खा सकता है। मतलब क्या है कि मान लो सेंटर में किसी की पार्टी है और लोग वोट देना चाहते हैं। भारत में वैसे जो 90% लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि वोट किस बात के लिए डाला जा रहा है। इसलिए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर लिया जाता है कुछ कुछ बिहाफ के आधार पर। ठीक है, लोकल लेवल पर जातियों के आधार पर, अगर बड़े लेवल की बात करो तो रिलीजन के बिहाफ पर, तो उनको पता ही नहीं चलता एक्चुअल में करना क्या है। तो जो लोकल पार्टी हैं, जो स्टेट पार्टीज है, जो अच्छी पार्टियां हैं, वो इसमें क्या हो सकती है, वाइप आउट हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा लगेगा कि इलेक्शन किसका हो रहा है, तो देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सेंटर में बीजेपी रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके स्टेट में बीजेपी ना आकर कौन सी आ जाए, कांग्रेस आ जाए। लेकिन अल्टीमेटली जब ये वाला साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएंगे तो बेनिफिट कौन उठा लेगी, जो करंट में चल रही सरकार है उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके एक ड्रॉबैक भी है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसकी डिमांड कैसे हुई या इसकी रिपोर्ट किसने बनाई, तो याद रखना इसकी रिपोर्ट तैयार करने वाला कौन सा था, तो रामनाथ कोविंद कमीशन। जो आपके रामनाथ कोविंद जो हमारे पहले पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इससे पहले उन्होंने रामनाथ कोविंद जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें रिकमेंड किया था कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है। पहले फेज में इसको इन्होंने कहा कि 2 फेज में तोड़ देते हैं, फेज 1 और फेज 2। ध्यान से समझते रहना। फेज 1 में कह दिया कि आप लोकसभा और जो विधानसभा है इनके इलेक्शन करवा लेना, और जो फेज 2 है उसके अंदर विद इन 100 डेज, ये इलेक्शन होने के 100 दिन के अंदर अंदर आप क्या करना, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसके इलेक्शन करा लेना। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी ग्राम पंचायत और म्युनिसिपालिटीज के इलेक्शन करा लेना। तो क्या ऐसा होना चाहिए, तो देखो इसमें आर्टिकल में यही सब अच्छे से डिस्कस की गई है ना। 18,000 पेज की एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी के सामने बात रखी गई है। ठीक है, अभी इसके अंदर अगर देखोगे कि कौन सा आपका आर्टिकल है जो इस बात को रिकमेंड करता है, तो याद रखना आर्टिकल 83 इसी से बात करता है, आर्टिकल 172 भी इसी से बात करता है। ठीक है, आपका जो कोविंद पैनल रिपोर्ट है उसकी मार्च में रिपोर्ट आई थी, इसने 18,000 पेज का एक बायोडाटा सबमिट किया है। ठीक है, जो इसमें लिखा वही सब इसमें है। लेकिन बात यह है कि 2029 से ये पॉसिबल हो पाएगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इसको 2034 से करना ज्यादा उचित रहेगा।
क्योंकि तब तक लोगों के दिमाग में ये बात जा चुकी होगी, इस बात को प्रमोट किया जाए कि भाई हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे, लोगों के दिमाग में बात जाएगी, एकदम से नई चीज होगी तो उससे नुकसान भी हो सकते हैं, बेनिफिट भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल याद रखना, वन नेशन वन इलेक्शन को जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने अप्रूवल कर दिया है। उसके बाद अब ये बिल देखते हैं पास हो जाएगा, तो उसके बाद अल्टीमेटली जब अगले या उससे अगले जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के, उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। बात समझ में आ रही है? इससे मोदी जी का कहना है, सरकार का कहना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि पैसा बचेगा, जहां पैसा बचेगा वहां इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। जहां पर लोग उसके लोकसभा के इलेक्शन में 50,000 करोड़ रुपीस खर्च करती हैं पार्टियां, वहीं पर सारे स्टेट के इलेक्शन में भी सेम बात होगी। बस तुम्हें क्या लिखना होगा, ये विधानसभा के लिए कैंडिडेट है, ये तुम्हारे लोकसभा के लिए कैंडिडेट है, बाकी सारा का सारा पैसा भी बच जाएगा। ठीक है, तो दो चार बातें उसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। विंडफॉल टैक्स ऑन द क्रूड पेट्रोलियम /2 व्हाट इज विंडफॉल टैक्स? सिंपल याद रखना, ये लगता कि इस पे क्रूड पेट्रोलियम्स और इन सब के ऊपर मैक्सिमम लगाया जाता है। होता क्या समझना, मैंने कहा कि मेरे पास कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का एक प्रॉफिट फिक्स है कि ये इतना ही प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट के ऊपर सरकार या उस कंपनी से इतना पैसा सरकार लेती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना किसी रीजन के या कुछ ऐसा स्पेसिफिक रीजन हो गया कि उस कंपनी या उस क्रूड ऑयल कंपनी जो भी है उसके प्राइसेस में अचानक से इंक्रीमेंट हो गया और उसका प्रॉफिट जो था ना वो बढ़ गया, इतना खतरनाक तरीके से बढ़ गया कि उसको पता भी नहीं चल रहा है कि पैसा बढ़ कैसे रहा है, बस कुछ भी इंसिडेंट हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई तो जो ऑयल प्राइसेस थे वो क्या हो गए, कम हो गए वहां के, तो दूसरे देशों ने वहां से खरीदना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? या कहीं पर मान लो जो दूसरी जगह थी जहां पर ऑयल थे उनके प्राइसेस बढ़ गए तो वहां की कंपनियों ने ज्यादा पैसे कमा लिए ऑयल से बेच कर। तो इंडिया के अंदर क्रूड ऑयल जो है ना, इसके ऊपर हमने विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है। व्हाट इज विंडफॉल टैक्स समझ गए? जब भी कभी किसी अननोन या किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से किसी के प्राइसेस में मैं कह सकता हूं कि इर्रेगुलर इंक्रीमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा प्राइस हाई हो जाते हैं, उसके ऊपर सरकार अलग से एक टैक्स ले लेती है कि इतना तो तुम देते थे, इतना और दोगे इतने प्रॉफिट पे। ये जो इतने प्रॉफिट पे इतना टैक्स लगा उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये जो विंडफॉल टैक्स है ये अब कितना कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। तो सिंपल सा याद रखना, समझ गए आप? बस जस्ट डेफिनेशन याद रखने की कोशिश करना। टू टैक्स द प्रॉफिट्स ए कंपनी डेराइव्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल समटाइम्स अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। समझ गए ना कि किसी अननोन स्पेसिफिक रीजन की वजह से, इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बूस्ट होता है, उस पैसे को पब्लिक सर्विस में खर्च कर सकती है और सिटीजन्स को बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो सिंपल सा याद रखना, ये हल्की सी एक न्यूज थी। नेक्स्ट है, ए फेयर शेयर फाइनेंस कमीशन मस्ट एड्रेस द कंसर्न ऑफ हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स। देखो बहुत अच्छी न्यूज है, ध्यान से समझते हुए चलना। हुआ क्या, फाइनेंस कमीशन, देखो होता क्या है, हमारे यहां पर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, फाइनेंस। समझना आराम से, काफी बार न्यूज में आ चुका है, काफी बार हम पढ़ भी चुके हैं। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 280। ठीक है, इस फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, टू एलोकेट, क्या एलोकेट करता है, द फंड्स अमोंग स्टेट्स। स्टेट से जो पैसा आता है उस पैसे को वापस स्टेट में रीएलोकेट करने का काम होता है। जैसे अच्छा आपसे पूछेगा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बिल्कुल हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल है। जिसका आर्टिकल नहीं होता वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, स्टैट्यूटरी बॉडी मानी जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल मेंबर्स इसमें कितने होते हैं, सिंपल याद रखना आपके 1 + 4 यानी कि 5। एक कौन होता है, चीफ फाइनेंस कमिश्नर। तो आपसे पूछेगा एट प्रेजेंट कौन है, एट प्रेजेंट आपके चीफ फाइनेंस कमिश्नर कौन है, तो सिंपल याद रखना कौन है आज के दिन, NK सिंह। और ये कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन बना हुआ है, 15वें नंबर का, 15 नंबर का। ठीक है, आपसे पूछेगा पहले कौन थे, फर्स्ट चीफ फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, तो सिंपल सा याद रखना पहले चीफ फाइनेंस कमिश्नर कौन थे, हमारे KC नियोगी, है ना, क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया है। क्या नाम है उनका, तो सिंपल याद रखना अरविंद पनगड़िया।
अरविंद पनगड़िया इज आवर 16th फाइनेंस कमीशन, जो टेक ओवर करेंगे कब से, 2026 से। समझ गए। अब ये तो हो गया बेसिक सा डाटा कि भाई 5 लोग होते हैं, इनका काम होता है कि जो पैसा सरकार के पास पहुंचता है टैक्स के रूप में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, कैसा भी टैक्स हो, चाहे सेस हो, चाहे सरचार्ज हो, कैसे भी फॉर्म में सरकार के पास जो पैसा आया, उस पैसे को वापस स्टेट को रीएलोकेशन का काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें 5 मेंबर होते हैं। इसका हेड अभी एनके सिंह है, अगला अरविंद पनगड़िया बनेगा 16वें नंबर का। ये जस्ट बेसिक सी बात है, याद रखना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ऐसा होता है। तुमने पॉलिटी पढ़ी होगी तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करते हो तो हमेशा तुम्हारे 4 चीजें बेसिक क्लियर होनी चाहिए। तुम्हें बेसिक ज्योग्राफी आनी चाहिए, क्योंकि कोई न्यूज बनती है तो उसका स्टेट बाउंड्री ये सब पूछी जाती है। जब भी कोई न्यूज बनती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी पॉलिटी से कैसे रिलेट करता है। अगर कोई भी न्यूज बनती है तो उसका इंटरनेशनल अफेयर्स में उसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाता है, या फिर तुमसे पूछा जाएगा उसके हिस्ट्री में कहां से लिंक करता था, या फिर इकोनॉमी में कहां पे लिंक कर रहा है। तो बस 4 चीजें होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इको। अगर आप लोगों ने ये पेज तैयार कर रखा है तो अभी भी आपके पास टाइम है इनके सारे हैंडआउट को, सारी चीजों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उसके बाद जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको आपका बेस मजबूत रहेगा। बात समझ में आ रही है। और कोई अननोन पैसेज भी आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उस करंट अफेयर से पूछ ले वो, क्योंकि करंट अफेयर तो एक ही लाइन का होता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ हो गया। अब पीछे बैकग्राउंड में 4 चीजें खड़ी हैं उसके, और वो 4 चीजें तुम्हें आती हैं तो तुम 5 में से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली कर दोगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस बेस को हमेशा तैयार रखना। अब आ जाओ वापस, क्या करता है फाइनेंस कमीशन, समझ गए। अब क्या हुआ, इससे पहले एक फाइनेंस कमीशन बना था, 14th फाइनेंस कमीशन। इस भाई ने कहा कि पहले 32% पैसा शेयर होता था, ठीक है, स्टेट्स के अंदर। इसने कहा कि इसको बढ़ाकर कितना कर दो, 42% कर दो, इसने रिकमेंड किया। लेकिन जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन है जो अभी चल रहा है, ये भाई आपको देता है 41% अलाउ करता है। मतलब क्या है, मैंने कह दिया, समझना इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये आपका हरियाणा है, ये आपका फेमस राजस्थान है, ये आपका फेमस पंजाब है, और ये आपका उत्तर प्रदेश है। मैंने 4-5 बड़े स्टेट के नाम ले दिए जो फेमस है। यहां से पैसा आया, यहां से पैसा आया, यहां से पैसा आया, यहां से पैसा आया, इसने कमाया। अब इसका काम है कि भाई इस पैसे को वापस रीएलोकेट किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके लिए फाइनेंस कमीशन नाम का एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब ये कहता है इसको कुछ पैसा दो, इसको कुछ पैसा दो, इसको दो, इसको दो। ये कहता है मैक्सिमम 41 देंगे हम, इससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन 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 ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 371 मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन भी, जिसमें 11 स्टेट है जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है, जो बॉर्डर्स पर बने होते हैं, जो ट्राइब्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जो आपके फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा होते हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं होता है, वहां से सरकार को इनकम कम होती है। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, वहां पे ना कोई इंडस्ट्री है बड़ी, ना कोई कुछ और है, दूर दूर एक पहाड़ी पे यहाँ घर है, एक पहाड़ी पे वहां घर है, एक पहाड़ी पे वहां घर है, कोई जंगल में रह रहा है, कोई नदी पे रह रहा है। इनकम का सोर्स ही नहीं है सरकार के पास, लेकिन सरकार को डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, लाइट तो देनी पड़ेगी, पानी तो देना पड़ेगा, सड़क तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर चाइना है, कभी भी अटैक कर देगा, तो रोड कनेक्टिविटी भी चाहिए। तो आता नहीं है, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। तो ये स्पेशल स्टेटस होते हैं। इसमें कौन जाना चाहता था, आपका बिहार और आपका आंध्र प्रदेश, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, नीतीश कुमार और जो नायडू की कहानी थी, समझ गए। अब आ जाओ, ये क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है ना, इसको आपको क्या करना चाहिए, फेयर शेयर करना चाहिए। फेयर शेयर का मतलब, स्टेट कहते हैं कि भाई हमें 41% मत दो, हमें 50% दो, 50% दो, पहली डिमांड। फिर स्टेट कहते हैं कि भाई जो सेस एंड सरचार्ज लेते हो ना, वो भी, उसका भी शेयर जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। कितना शेयर हमें दोगे, ये अभी मैं समझाता हूं क्या होता है। स्टेट चाहता है कि टैक्स कलेक्ट करने में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे सबसे हाईएस्ट पेइंग स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनको बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं है। बात समझना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे 100 रुपए कमाती है तो इनको किसी को 18 रुपए मिलते हैं, किसी को 17, किसी को 16, किसी को 15। और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो 100 रुपए अगर देते हैं तो 1400, 1500 पाते हैं। तो ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। तो इनका कुछ फॉर्मूला भी होता है
कि भाई पॉपुलेशन के बिहाफ पर देंगे या ना डेमोग्राफिक जो कंडीशन है उसके बिहाफ पर देंगे, कुछ ना कुछ तो कंडीशन रहती होंगी ना, ऐसा थोड़ी ना किसी को कुछ दे दिया। अब मान लो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को मान लो सरकार कह दे हम 5 रुपए देंगे 100 में से, और गोवा को भी कह दे 5 रुपए देंगे, तो ये तो फेयर बात नहीं हुई ना। गोवा छोटा सा है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। अब दोनों को अलग अलग पैसा चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी कुछ फॉर्मूले पे डिसाइड होता है। तो ये स्टेट कह रहे हैं कि भाई हमें ये फॉर्मूला जो है ना इसको चेंज करो, हमें 50 चाहिए तो चाहिए, तब फेयर होगा। फिर एक नया मुद्दा उठा, व्हाट इज सेस एंड सरचार्ज। देखो होता क्या है, दिक्कत कहां से शुरू हुई, जब जीएसटी आया ना, जो आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कब आया था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जीएसटी। इस जीएसटी में जो ऑटोनॉमी थी ना स्टेट की, वो सेंटर के पास चली गई। अब मान लो मैं 28% टैक्स देता हूं गाड़ी खरीदने पर, मान लो कल को मैं फॉर्च्यूनर खरीद लेता हूं, है ना, जस्ट मानना ही है ना, और मान लो उसके ऊपर 28% जीएसटी लगती है, तो 14% तो मेरा स्टेट ले लेगा जहां से मैं खरीद रहा हूं, 14% सेंटर ले लेगी, गया ना 28%। पहले क्या था, सिर्फ स्टेट की ऑटोनॉमी अलग हुआ करती थी। अब एक होता है सेस एंड सरचार्ज, टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जो होता है ना वो सेस और सरचार्ज कहलाता है। जैसे मान लो मेरी इनकम है 100 रुपए, और 100 रुपए इनकम को सरकार ने फिक्स किया हुआ है 30% टैक्स में, फॉर एग्जाम्पल, तो 100 का 30% कितना हो गया, 100 का 30% कितना हो गया, वो पैसा कौन ले गया मुझसे, सरकार ले गई 30 रुपए। अब वो तो 30 रुपए था ना, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा सरकार मुझसे सरचार्ज लेती है, तो कितना हो गया, 30 का 10% 3 हो गया, तो टोटल टैक्स कितना हो गया 33%। तो जो 30% था ना उसमें से तो ये शेयर करते हैं स्टेट से, लेकिन जो ऊपर का 3 था उसमें शेयर नहीं करते हैं। तो सरकार चाहती है कि जो सेस और सरचार्ज है ना उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो पैसा वहां से आए वो स्टेट से शेयर ही ना करना पड़े। अब सोचो अगर वो पैसा स्टेट से शेयर ही नहीं करना पड़ेगा तो सरकार जो है वो तो फायदा करती रहेगी अपना, स्टेट को 41% में निपटाती रहेगी, वो तो बेचारा डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगा कभी। अरविंद केजरीवाल जैसा मांगता ही रह जाएगा कि मेरे दिल्ली से तुम 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स लेते हो, बदले में मुझे 325 करोड़ रुपए देते हो, उसकी तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो ये मुद्दा उठने लगा है धीरे धीरे साउथ वाले स्टेट से जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होना चाहिए, कम से कम 50 होगा, और जो सेस और सरचार्ज होता है तो तुम जबरदस्ती बढ़ा बढ़ा के अपना खजाना भर रहे हो, उस सेस और सरचार्ज का कुछ हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये इस पैसेज में कहने की कोशिश की जा रही है, समझ गए? आई थिंक कुछ बातें आप इसमें समझ चुके होंगे, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। देखो जैसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ द सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू गोज टू द स्टेट, सीधा स्टेट पे जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एंड आर्टिकल 275, आपको पता है 2 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड एंड द कॉन्टीजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड के अंदर सबकी सैलरी पेंशन ये सब होता है, कॉन्टीजेंसी फंड इमरजेंसी में यूज होता है। कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल होता है 266 एंड कॉन्टीजेंसी फंड का आर्टिकल होता है 267। कंसोलिडेटेड फंड का पैसा आप सिर्फ पार्लियामेंट की परमिशन से यूज कर सकते हो, कॉन्टीजेंसी फंड का पैसा आप प्रेसिडेंट की परमिशन से यूज कर सकते हो इन केस ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके अंदर इसको डाल दिया गया, ठीक है। इश्यूज क्या क्या है, फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द सेंटर मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल फैक्टर, बिल्कुल है, इसको सेंटर अपॉइंट करता है तो हो सकता है सेंटर में जो पार्टी है उनका बेनिफिट करेगा ये, तो ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है। स्टेट्स क्लेम दैट सेंटर ऑफन डजंट शेयर फंड्स एज रिकमेंडेड बाय द कमीशन, नहीं करते हैं, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहते हैं बेचारे तमिलनाडु कर्नाटका जैसे लोग, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार पहुंच नहीं पाती है तो बेचारों को करना पड़ता है। Cess and surcharge, about 23% of the gross tax receipts are not shared with the state। 100 में से 23% जो पैसा आता है ना वो तो शेयर ही नहीं किया जाता, जो सेस और सरचार्ज के नाम पर सरकार लेती है। ये तो उनके साथ बेईमानी हो रही है ना कि उनको पैसा मिलना चाहिए, उसका हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, तो ये भी उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं जिनकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि जो 16th फाइनेंस कमीशन बने वो फेयर तरीके से काम करे, समझ गए? आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया टू फ्रीज टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी। देखो हुआ क्या, हमारे यहां पर 6 नदियां बहती हैं ऊपर की तरफ, है ना। एक हमारे यहां कौन सी है, इंडस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिंधु। फिर इंडस के बाद आती है इसमें कौन सी, झेलम, ठीक है। झेलम के बाद आती है आपकी कौन सी, झेलम, फिर आती है चेनाब, ठीक है। चेनाब के बाद आती है आपकी रावी, रावी के बाद आती है आपकी ब्यास, और ब्यास मिल जाती है किसके अंदर, सतलुज के अंदर।
लास्ट आती है सतलुज, टोटल कितनी हो गई 6। तो ये जो सारी की सारी नदियां है ना, ये जाती किधर है, पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान में जाती है तो सारा पानी पाकिस्तान यूज करे तो भी दिक्कत है, सारा तुम करो तो भी दिक्कत है। तुमने सारा पानी इधर मोड़ दिया तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, पाकिस्तान को दे दिया तो तुम प्यासे मर जाओगे, प्रोजेक्ट नहीं लगा पाओगे, नहर नहीं बना पाओगे, तो बहुत बड़ा दिक्कत था। दोनों देशों में हो गई लड़ाई। तो ये दोनों चले गए कहां पर, आईसीजे। आप जानते होंगे आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। सारे यूनाइटेड नेशन के ग्रुप्स का हेडक्वार्टर कहां पे बना हुआ है, तो याद रखना आपके न्यूयॉर्क में। बट आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो सिंपल सा याद रखना आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पे है, हेग नीदरलैंड। कहां पे है, हेग नीदरलैंड। इसमें जब बात पहुंची तो आईसीजे ने एक डिसीजन दिया 1960, उसको कहा क्या गया, तो याद रखना इंडस वाटर ट्रीटी। और ये ट्रीटी कब हुई, 1960। किस किस के बीच में हुई थी, याद रखना इंडिया और पाकिस्तान। क्या कहा गया इसमें, और इसके बाद एक कमीशन बना था, याद रखना परमानेंट इंडस कमीशन, पीआईसी। और इस कमीशन की कंडीशन है कि साल में एक बार जरूर मीटिंग होती है इन लोगों की, ठीक है। कम से कम 100 बार ये चेक कर चुके हैं कि सही से पानी का शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हुआ क्या था इसमें कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं इनका 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और इसका 20% पानी कौन यूज करेगा, इंडिया, ठीक है। और जो नीचे की 3 रिवर बच गई है ना, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा, तो याद रखना इंडिया, और इसका 20% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। ये जो ट्रीटी हुई इसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। समझ में आ रही बात, 1960 में हुई थी, ठीक है। अब बात निकल के आती कि इसमें था क्या, कह दिया गया पानी पानी ऐसे यूज होगा। अब इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है इसको दोबारा से रिवाइज करे, इंडिया इसमें चेंजमेंट करने की कह रहा है। पाकिस्तान से इसके बारे में बातें चल रही हैं, अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होता है, पानी का शेयर बढ़ता है कम होता है, वो हम देख लेंगे। बस याद रखना जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी थी वो क्या थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी, किस पानी को लेकर हुई थी। लास्ट मीटिंग इनकी कब हुई थी, 2022 में हुई थी, मई के महीने में, ठीक है। सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। किस पे, आपके सतलुज यानी सॉरी इंडस रिवर के ऊपर। कौन सा, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 2013 में जो हेग की जो परमानेंट कोर्ट है आईसीजे, उसने कहा था, कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन रूल्ड दैट इंडिया कुड डाइवर्ट ऑल वाटर विद सर्टेन कंडीशंस। कहा गया था कि भारत कुछ कंडीशंस के साथ सारा पानी वापस अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकता है, ठीक है। ये डिसीजन आते रहते हैं, तो सिंपल सा याद रखना। और डिटेल में जानना चाहो तो देखो, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गवर्न्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी। वेस्टर्न रिवर कौन सी है, तो चेनाब, झेलम, इंडस। ईस्टर्न रिवर कौन सी है, सतलुज, ब्यास और रावी। सिंपल याद रखना। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके क्लेट के एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम आर वेस्टर्न रिवर्स। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, शुरू की जो 3 है उनको क्या कहा गया है, वेस्टर्न रिवर। जो लास्ट की 3 है उनको क्या कहा गया है, ईस्टर्न रिवर कहा गया है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है, ओके। कब हुई थी, 19 सितंबर 1960 इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और नेगोशिएशन किसने किए थे, याद रखना। बीच में आपका मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक। कौन था, वर्ल्ड बैंक। ये भी एक बार पूछा जा चुका है। ट्रंप प्रेज मोदी से विल मीट हिम नेक्स्ट वीक। देखो, मोदी जी और ट्रंप मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो ट्रंप हैं हमारे, वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, और वो सेम वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो हमारे यहाँ के नेता बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तो कोई कुछ भी बोल देता है ना, कोई उसका मतलब नहीं होता है ना, सब चलता है यहाँ पे। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर बैठे हैं, और दुनिया का सबसे वीकेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी हम ही लेकर बैठे हैं। इसीलिए तो इसमें दुनिया भर की लूप होल्स हैं, इसीलिए तुम लोग शायद क्लैट की प्रिपरेशन भी कर रहे होगे ना, लॉयर्स के लिए, ठीक है। समझने की कोशिश करना। जैसे ये दोनों मिलने वाले, सिंपल सी न्यूज है। ये भी वहीं पर वही कर रहा है जो यहाँ पर हमारे मोदी जी करते रहते हैं ना। इन्होंने भी कल परसों आपने देखा होगा, देखो इनके यहाँ कितना अच्छा सिस्टम है, ठीक है। 2 पार्टियां, दोनों के कैंडिडेट जो फाइट कर रहे हैं, दोनों की लाइव डिबेट होती है, 3 डिबेट, और लोगों को डिसाइड करने का मौका मिलता है कि किसके व्यू अच्छे हैं, किसके व्यू गंदे हैं, कौन देश को किस मैटर में आगे ले जाएगा, कौन पीछे ले जाएगा। दोनों की सोच पता चलती है।
फिर क्या करते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं किसको बनाएंगे। तो अभी डिबेट चल रही थी कमला हैरिस के साथ अपने ट्रंप जी की, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर भी इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जो हमारे के नेता लोग बोलते रहते हैं, जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूँ ना, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता था ना कि तुम्हारी भैंसें खोल ले जाएंगे, तुम्हारी गाय खोल ले जाएंगे, ये कर देंगे, सरकार आ गई तो गणेश भगवान को सलाखों के पीछे डाल देंगे, ऐसा फालतू की बातें होती रहती हैं। ऐसा ही वहां पर वो इन्होंने कुछ बोल दिया, ट्रंप ने, शायद आपने देखा भी होगा उनका वो वीडियो। इन्होंने कह दिया कि ये लोग जो है ना, कमला हैरिस ग्रुप वाले लोग, ये तुम्हारे कुत्ते और बिल्लियों को खा जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि लोग जो फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के लिए कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो वो सब बात की बात है। जब ये मिलेंगे तो कुछ नया होगा तो देख लेंगे। अगर ट्रंप साहब जीत कर आते हैं तो ट्रंप साहब के बारे में फिर पढ़ लेंगे, कमला हैरिस जीत कर आती है तो उनके बारे में फिर पढ़ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर गेट्स अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट। देखो आपने कई बार पढ़ा है, हमारे यहां पर जो चंद्रयान मिशन है कितनी बार जा चुके हैं, 4 बार। 4 बार या 3 बार? 3 बार, चौथा तो अब जाएगा, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, 2019 में, चंद्रयान 3 2023। जहां चंद्रयान 2 गिरा था उसे कहते हैं तिरंगा पॉइंट, जहां चंद्रयान 3 गिरा था यानी कि लैंड किया था उसे कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। मैं याद करवा देता हूं, काफी बार पढ़ा है हमने। आपका जो चंद्रयान 4 है किसके साथ जा रहा है, तो सिंपल याद रखना, आपके जापान के साथ। और जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, जाक्सा। हमारी वाली का नाम क्या है, तो सिंपल याद रखना, इसरो, ठीक है। दोनों मिलकर कर रही हैं। क्या नाम है मिशन का, लुपेक्स, ठीक है। और इसके लिए जो ऑर्बिटर होगा उस ऑर्बिटर का नाम क्या रखा गया है, तो सिंपल याद रखना आपका, सॉरी ऑर्बिटर का नाम अभी नहीं आया, नेक्स्ट कौन सा, वीनस ऑर्बिटर। वीनस ऑर्बिटर क्या है, तो देखो हमारा एक मिशन जा रहा है किसके ऊपर, वीनस के ऊपर। मैं तीनों चारों को डिस्कस कर लेता हूं ना। एक हमारा गगनयान भी जा रहा है, सिंपल समझ लो, है ना, गगनयान। एक हमारा कहां जा रहा है, वीनस पे जा रहा है मिशन। एक हमारा मिशन कहां पे जा रहा है, चंद्रयान 4, ठीक है। इसमें हमारे जो 4 जो एस्ट्रोनॉट है ना, वो बेसिकली क्या रहेंगे, 6 से 7 दिन के लिए स्पेस में रहेंगे। पहला क्रूड मिशन होगा। सबसे पहले इंडिया की तरफ से गया कौन था, राकेश शर्मा। उसको रशिया ने, यूएसएसआर ने भेजा था 1984 में। फर्स्ट लेडी कौन गई थी, कल्पना चावला। उसको 1997 और 2003 में किसने भेजा था, नासा ने भेजा था, कोलंबो उससे स्पेसशिप से। इंडिया की तरफ से कभी किसी इंसान को नहीं भेजा गया है। तो इंडिया का पहला क्रूड मिशन होगा स्पेस के अंदर गगनयान, ठीक है। जब होगा हम देख लेंगे। ऐसे स्पेस में पहली बार चांद पर हमारे लोग कब जाएंगे, चांद पर, तो सिंपल याद रखना डीप स्पेस में 2040 के अंदर, ठीक है। वो जब होगा देख लेंगे। हम खुद का क्या बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में हम इसको लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो नई चीजें होने वाली है उनको ध्यान रखना। समझ में आ रही बात। हम चंद्रयान 4 में क्या लाने वाले हैं, मून से रॉक लेकर आने वाले हैं। इस मिशन में लगभग 2104 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। फिर हम एक वीनस पे मिशन कर रहे हैं जिसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो मार्च 2028 में जाएगा। है क्या, सिंपल सा समझने की कोशिश करना। देखिए मैंड मिशन क्या होते हैं, पहले ये समझना। मैंड मिशन ये होता है कि धरती से कुछ लोगों को इस स्पेस रेंज में भेजा जाएगा, 5 से 7 दिन तक वो स्टे करेंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये भारत का पहला मैंड मिशन होगा जिसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2022 में मिशन की शुरुआत हुई थी, अभी तक भेजा नहीं गया था, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया इंडिया ने तो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा आप, यूएस से, रशिया और चाइना के बाद, जिसने लोगों को स्पेस में भेजा, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना। अब देखो है क्या, हमारा खुद का ये देखो एक स्पेस स्टेशन होता है जिसके अंदर एक लोग घूमते रहते हैं, फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा होता है, ठीक है, जिसमें अभी सुनीता विलियम्स और वो फंसे हुए, आपने देखा होगा, काफी न्यूज में रहते हैं। ये हम 2035 तक बना लेंगे खुद का, जैसे चाइना का है, यूएसए का, हम भी बना लेंगे अपना, ठीक है। अब देखो हाँ, ये है आपका फॉर एग्जाम्पल सन, सबसे पहले मरकरी, वीनस, मार्स, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब हम यहां रहते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। हमने यहां पे मिशन भेजा था मार्स पे, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014, आपको याद होगा, PSLV C25 से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब हम पीछे आगे जा चुके हैं, हम एक पीछे आना चाहते हैं, और पीछे आने के लिए हमने, पीछे कौन है, वीनस, तो हम वीनस के ऊपर मिशन लॉन्च करना चाहते हैं। हमारा मार्स मिशन कंप्लीट हो चुका है, उसने जो डाटा लाने तो ला चुका है। अब हम चाहते हैं किसके ऊपर जाना, वीनस के ऊपर। तो वीनस में जाने के लिए हमने क्या किया, वीनस ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च कर दिया जो 2028 में जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हमारे इसरो की तरफ से हुई हैं, जो हमारे एस सोमनाथ जी की तरफ से हुई हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। समझ गए क्या है, ठीक है। और चांद से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है, चाइना, चेंगे 6 मिशन, ठीक है। चांद पर पानी है इस बात का प्रूफ देने वाला पहला देश कौन था, इंडिया। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है।
चंद्रयान फर्स्ट की बातें हैं, ठीक है, कुछ बातें आप ध्यान रखना। और लास्ट ईयर आपसे पूछा भी जा चुका है किसके बारे में, चंद्रयान के बारे में। देखो वीनस ऑर्बिटर मिशन क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन टू द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट वीनस, सिस्टर प्लैनेट। वीनस को किसकी सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है, तो सिंपल याद रखना आपके अर्थ की सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। दोनों एक जैसे दिखने में ना, जुड़वा बहने, ठीक है। 2-4 बातें याद रखना। 2028 में लॉन्च होगा, ठीक है। साइलेंट फीचर्स, इंडियन साइंस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी द वीनसियन सरफेस एंड सबसरफेस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सन ऑन द वीनसियन एटमॉस्फेयर टू स्टडी द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वीनस व्हिच इज बिलीव्ड टू बी वंस हैबिटेबल एंड क्वाइट सिमिलर टू अर्थ, ठीक है। हो सकता है हमें वहां उसकी प्रेजेंस मिल जाए। टोटल प्रोजेक्ट कितने का है, 1236 करोड़ का। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट, सिंपल से याद रखना, जब जाएगा तब देख लेंगे, जब तक जाएगा तब तक तो आपकी लो पूरी हो चुकी होगी, है ना। आप एनएलयू में बैठे हुए पढ़ लेना इसको, ठीक है। देखो, इंक्रीज इन द बर्ड पॉपुलेशन इन द भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बेसिकली उड़ीसा के ऊपर है, ठीक है। आपके उसके ऊपर बना हुआ है, क्या बोलते हैं, जो आपका है ना सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। जब दो नदी आपस में आकर मिलती हैं और जो अपनी गंदगी को डिपॉजिट कर देती है, वेस्ट को, तो वो क्या बन जाता है, डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। और जब कोई नदी ऐसे नीचे ढलान में जाकर मर्ज होती है किसी ओशियन में, कि किसी बे ऑफ बंगाल जैसे किसी बे में, तो वो बनाती है खड्डा, उसको हम कहते हैं एस्चुरी। और दुनिया की सबसे बड़ी नदियां जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं वो भारत की हैं, कौन कौन सी, नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। इस बात को भी याद रखना क्योंकि वो सतपुड़ा और विंध्याचल वाली रेंज से पास होती है, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें क्या हुआ, जो आपकी भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसके अंदर कुछ क्या मिले हैं, जो पक्षी हैं, बर्ड है, वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो सिंपल सी न्यूज है और कुछ भी नहीं, ठीक है। कि कहाँ पे कौन कौन सी रिवर है, तो याद रखना ब्राह्मणी रिवर है, यहाँ से फ्लो करती है, बैतरनी, धमरा, पतसाला, ये 4 रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं। और यहीं पर एक चीज है जो याद रखना आपको, गाहिर माथा बीच, ये कई बार पूछा हुआ है, व्हाट इज गाहिर माथा बीच। तो ये क्या है, लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ द ओलिव राइडली सी टर्टल्स। जो सी टर्टल होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई है, ठीक है, गाहिर माथा। देखा होगा आपने, 3-4 साल पहले एक न्यूज आई थी, आपने तो कहाँ देखा होगा उस समय ना, तो उसके अंदर बहुत सारे कछुए जो थे वो मारे गए थे। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, नदियों में पॉलीथीन फेंक देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। नदी के ऊपर से जा रहे थे, हमने देखा नीचे नदी है, माता को प्रणाम किया, 1 रुपए का सिक्का फेंक दिया। सिक्का जैसे नीचे गिरा तो नीचे खरगोश बैठा है, सॉरी कछुआ बैठा है ना, खरगोश नहीं है। कछुए को लगा किसी ने खाना डाला, बेचारे ने मुंह खोला, उसके पेट में चला गया। अब उसको पता नहीं क्या है, थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। पॉलीथीन डाली, बेचारा पॉलीथीन में फंस जाएगा। तो बहुत सारे कछुए एक साथ मरे हुए पाए गए थे, ठीक है। तो वो जो आपका बीच था, क्या नाम उसका, गाहिर माथा, वो भी कहां पर है, तो सिंपल याद रखना आपके यहीं पर बना हुआ है, भीतरकनिका के पास, ठीक है। और कहां पर है, तो सिंपल उड़ीसा याद करके छोड़ देना, 1 लाइनर है। वी मेड सम प्रोग्रेस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ऑन इंडिया चाइना टॉक्स ऑन ईस्टर्न लद्दाख रो। देखो, लद्दाख के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि लद्दाख के लोगों ने कहा था चाइना हमारी सरफेस पे वॉलीबॉल खेल रहा है ना। लद्दाख के लोगों ने कहा था ना, प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सेक्शन 144 लगा के रोक लिया गया। बहुत सारे डिस्प्यूट देखने को मिले थे। तो अभी हमारे जो जयशंकर जी एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमारी उनसे बात चल रही है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, चाइना के साथ जो बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर है आपको पता होना चाहिए, मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। कितनी लंबी है, 3488 किलोमीटर। आपको पता है दूसरी लाइन कौन सी है, LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कितनी है, 2000 किलोमीटर। ये कब हुई थी, जब हमारी 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, ठीक है। चाइना के साथ जब हमने पंचशील एग्रीमेंट किया था 1954 में, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए गए थे, तो इन्होंने अपनी जो है वो थी हरकतें शुरू कर दी और इन्होंने स्काई चीन और ये वाला रीजन लेकर बैठ गए। इन्होंने एक नई लाइन ड्रॉ कर दी, इन्होंने कहा कि हम तो इसी को मानते हैं, ठीक है। हम किसको मानते हैं, मैकमोहन को, जो 1914 में शिमला पैक्ट के अंडर खींची गई थी, ठीक है। तो काफी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, है ना। आपको पिछले लेक्चर्स अगर आप देखते होंगे तो आपको ये चीजें आती भी होंगी, ठीक है। हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे शेयर होती है, बांग्लादेश से। सबसे कम किससे होती है, तो आपके अफगानिस्तान से होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डूरंड लाइन। देखो, जम्मू एंड कश्मीर चाइना से बॉर्डर कितना लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये 2-4 बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन से पास हैं, खारदुंगला, चांगला, मारसिमिकाला, ससेरला, बुमला, किबितू, त्वांग, माना, लिपू, नीति, ये सारे जो पासेज है उससे कनेक्ट करते हैं। देखो होता क्या है, 2 पहाड़ों के बीच में एक पहाड़, ठीक है, या बीच में एक पहाड़ है मान लो, है ना। एक पहाड़, इधर सरफेस इधर सरफेस, तो 2 सरफेस को जोड़ने वाला पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है उसे पासेज कहते हैं।
और ऐसे हिमालय में बहुत सारे पासेज बने हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, जैसे खारतुंगला, जोजिला, ठीक है, बुर्जिला, ठीक है, माना, नीति, लीपू लेक, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके ज्योग्राफी का पार्ट चला जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, 5 लाख ईच टू ट्रांसफॉर्म ट्राइबल हाउसेज इनटू होम स्टेज। देखो एक स्कीम है जिसका नाम क्या है, स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम कब आई थी, याद रखना 2015। कब आई थी, 2015। इसका मतलब ये था कि आप अपने देश को देखो, है ना, देखो अपना देश, ठीक है। हुआ क्या था इसमें समझना, एक थी उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, मुझे बता ना उड़ान कब आई थी, है ना, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम कब आई थी, जिसमें मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई सफर करेगा, और उस स्कीम का नाम था उड़ान स्कीम। बताना कब आई थी, ठीक है। अब देखो स्वदेश दर्शन स्कीम, इसमें था कि हम अपने देश को देखें, हम ट्राइबल एरियाज के अंदर जो प्रो पुअर जो लोग हैं ना, उनको भी क्या करें, उनको भी एक्सप्लोर करें, वहां भी जाकर देखें, ट्राइब्स में भी जाकर देखें। तो हमने एक स्कीम लॉन्च की थी, देखो अपना स्वदेश, ठीक है, सिंपल, या स्वदेश दर्शन स्कीम, सिंपल याद रखना, 2015 में। अब इसी को बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम आई गई है, क्या नाम है, हर ट्राइबल हाउस को 5 लाख रुपए देगी सरकार, और उस घर को अच्छा बनाएगी, ऐसा सुंदर सा जंगल के बीच में ऐसा सुंदर सा घर मिल जाए, और तुम घूमने गए जंगल, वहां पर तुमने स्टे किया, 1 दिन 2 दिन तुम रुके, वहां का उन लोगों का खान पीन खाया, वहां पर रुके तुम लोग, फिर वापस आ गए, तो सरकार ने उन लोगों को ऊपर इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए हर घर में, तो अच्छा घर बन गया। वो लोग ऐसे जंगल में रहते हैं, जंगल पे डिपेंड करते हैं, वैसा नहीं होगा, तुम वहां रुकोगे, तुम उनको पैसा दोगे, किराया दोगे, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो उन बेचारे ट्राइबल लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए सब है। आपको पता है ट्राइब्स, मैंने बताया था 705 ट्राइब्स हैं, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे कम पंजाब और हरियाणा में 0 है, पीवीटीजी 75 है, सबसे ज्यादा आपके उड़ीसा में है 12। तो ये सारी चीजें आप पहले काफी बार पढ़ भी चुके हो, ठीक है। ट्राइब्स क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट क्या होती है, ओबीसी, जनरल, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इस न्यूज को फोकस कर लेते हैं, क्या नाम उसका, स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे ये आपके ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, ट्राइबल लोग, इनका कल्चर यूनिक होता है, इसी को बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। जैसे शेड्यूल नंबर 5 सारे भारत के SC/ST हैं, शेड्यूल नंबर 6 ATMM के ST/SC हैं, STs हैं, है ना, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, कि यहाँ के लोगों का कल्चर बचाना चाहते हैं, तो आप वहां पर सरकार अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती। और यहां पर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, तुम टूरिस्ट बनकर जाना चाहते हो, तो स्कीम लाई दी गई है, और कुछ नहीं है। समझ गए बात को, सिंपल याद रखना। न्यूज में क्यों है, लोकसभा पास्ड ए बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इन टू इंक्लूड डारलोंग ए ट्राइबल क्लान इन द त्रिपुरा। इसको किस में डालने की बात की जा रही है, ST में डालने की बात की जा रही है, ठीक है। तो सिंपल सी 2-4 बातें आप इसमें पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है, आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोवाइड्स प्रोसेस टू डिफाइन शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और किसी को शेड्यूल ट्राइब कौन अनाउंस कर सकता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है ST का, तो सिंपल याद रखना 342। SC का OBC का कौन सा है, 340, SC का कौन सा है 341, ST का कौन सा है 342। टोटल ट्राइब्स कितनी है, 705, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। वही ATMM की बात कर रहा है, 5th शेड्यूल, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, कुछ स्कीम्स है जो आपको पता होनी चाहिए। जो जनमान स्कीम है, ये जो जनमान स्कीम है, सिंपल याद रखना, ये इस बार लास्ट ईयर ये लॉन्च की गई थी, ठीक है, 2023 में। इस बार इसमें 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। इनमें जो जनजाति के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको हाउस, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जुलाई के एंड आउट में पढ़ा होगा, ठीक है। पहले जो सोशियो इकोनॉमिकल जो है उनको इंप्रूव करने के लिए सारी स्कीम लाई गई। तो एक स्कीम तो ये हो गई। एक स्कीम कौन सी, याद रखना, PM जुगा। व्हाट इज PM जुगा, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, आपसे स्कीम्स पूछ लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सारों की मिनिस्ट्री रहेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, गांवों को उन्नत करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक स्कीम लाई गई PM जुगा, जिसमें 63,000 गांव ऐड किए गए, जिसमें 5 करोड़ जो पीपल हैं ट्राइबल लोग, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो PM जुगा समझ गए, मिनिस्ट्री ऑफ आपके ट्राइबल अफेयर्स हो जाएगी, ठीक है। एक है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो 1997-1998 के बजट में पास हुआ था, इसके भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। ये आपके ST जो एरियाज होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज, उन एरियाज के अंदर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल बने होते हैं एकलव्य के नाम से, जिसमें बच्चे रह सकते हैं, वहां पे रेजिडेंट भी कर सकते हैं, यानी कि वहीं पर रहेंगे, हॉस्टल जैसी फैसिलिटी रहेगी, उनकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। एक ये स्कीम हो गई। एक आपकी इसमें कितने रुपए की स्कीम है, तो लास्ट ईयर इसको 456 करोड़ रुपए थे, इस बार इसमें 6,399 लगभग 6400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। तो 2-4 स्कीम्स को याद रखना। आपने पढ़ा होगा ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत जो है वो गांव तक सीमित थी,
ट्राइब्स में नहीं थी, तो हमने एक एक्ट और पास किया था, शायद आपको पता होना चाहिए, पेशा। चलो मुझे बताना पेशा एक्ट कब आया था, ठीक है, मैंने आपको पॉलिटी की क्लास में समझाया होगा ये चीज। पेशा, व्हाट इज पेशा? पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। कब आया था ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसमें क्या था कि मान लो ग्राम पंचायत में कुछ करना चाहते हो, जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में पानी नहीं है, तो सरपंच पैसा लेगा स्टेट से, बना देगा। सरपंच के पास वो पावर होती है जो देश में प्रधानमंत्री के पास होती है, बस उसको पता ही नहीं होती है, वो बेचारा स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर के चक्कर में लगा रहता है और उसका टेन्योर पूरा हो जाता है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसको अगर देश मान लिया जाए तो पावर होती है उसके पास। अब जो ट्राइबल लोग हैं पिछड़े हुए क्यों है? क्योंकि इनके पास फैसिलिटी नहीं है, जंगल पे डिपेंड करते हैं। तो कहा गया इनको भी ग्राम पंचायत में जोड़ दो, इनका जो सरदार होगा उसको वो लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट, सरपंच, एटलीस्ट सरकार से पैसा मिलेगा, एटलीस्ट ये मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगे, एटलीस्ट क्या होगा, यहां पर सड़कें बन जाएंगी, पानी मिलेगा पीने को, हॉस्पिटल मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, स्कूल खुल जाएंगे। तो पैसा एक्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया था ये आप लोग मुझे बताओगे, समझ में आ रही है? पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक दो स्कीम और है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द एसटी स्टूडेंट, ये भी एक स्कीम चलती है मैट्रिक के बाद बच्चों के लिए स्कीम। उसके बाद पीएम जनजाति विकास मिशन चलाया गया, एक पीएम दक्ष है, ये बताओगे आप मुझे कब आया था, ये आप मुझे बताओगे कब आया था, ये आपका घर का क्वेश्चन है। पीएम दक्ष, इसमें 94 करोड़ रुपीस थे लास्ट ईयर, इस बार इसमें 130 करोड़ रुपए डाल दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है, ये कब आया था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। 4-5 स्कीम्स आपकी हो चुकी हैं आज की, ठीक है। स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट एंड प्रो पुअर टूरिज्म अप्रोच, वही 2015 वाली, ठीक है। टूरिज्म, अगर बात टूरिज्म की जाए तो 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी का 9.2% हिस्सा किससे आता था, टूरिज्म से। हमारे यहां पर 8.1% जॉब कहां पर थी, टूरिज्म इंडस्ट्री में थी। हमारा टारगेट है कि 2030 आते आते हम क्या करेंगे, 250 बिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी बना लेंगे टूरिज्म से, और हम लगभग 137 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर देंगे किसमें, टूरिज्म इंडस्ट्री में। इसी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, क्योंकि वहां क्यों बनाया गया, वहां क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं क्या? तुम लोग जाते हो, घूमते हो, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, 182 मीटर, 182 मीटर हाइट है, घूमने फिरने जाते हो, वहां की इकोनॉमी बूस्ट होती है, ऑटो पकड़ते हो, ट्रेन से जाते हो, होटल लेते हो, खाना खाते हो, घूमते हो, फिरते हो, बोट चलाते हो, पैसा आता है। तुम्हारी जेब से पैसा निकालना ही तो सरकार का पर्पज है। अगर तुम्हारी जेब से पैसा निकल के सरकार के खजाने में जाता रहे तो जीडीपी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बातें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसको नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है आज के सेशन में तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।